हाय फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंसेप्ट क्लासेज बाय एम पटेल पे। तो कल हम लोगों ने हिस्ट्री ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा था, यानी कि मैट्रिक्स की हम लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी थी। और आज हम लोग पढ़ेंगे मैट्रिक्स की डिफिनेशन। चूँकि मैंने कल भी आपको डिफिनेशन बताया था, लेकिन वो डिफिनेशन किसका था? सिल्वेस्टर का दिया हुआ डिफिनेशन था। और जितने भी डिफिनेशन है लगभग सब लोग सिल्वेस्टर को ही फॉलो करते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग हल्का सा ओवरव्यू करेंगे डिफिनेशन का। उसके बाद हम लोग मेनली पढ़ेंगे रो ऑफ मैट्रिक्स, कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स एंड टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो हम लोग करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट। देखिए, एक्चुअली में मैंने आपको क्या बताया था कि जो मैट्रिक्स है वो क्या है? वो किसी भी रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, फंक्शन का एक रेक्टेंगुलर अरे है। अरे मीन्स होता है विन्यास। क्या होता है? विन्यास। सपोज कि आपको पटना, गया और रांची तीन जगह जाना है। कहाँ कहाँ? पटना, गया और रांची। यहाँ देखिए, पटना से गया जाने के लिए एक ही रास्ता हो सकता है। यहाँ देखिए, यहाँ लिखते हैं P, यहाँ पे G और यहाँ पे R। फिर यहाँ पे P, यहाँ पे G, यहाँ पे R। सही है। देखिए, पटना से पटना जाने के लिए कितने सड़क होंगे? ये जैसे पटना है, अब पटना से पटना जाना है, इसके लिए कितने रोड होंगे? तो आप बता सकते हैं कि पटना से पटना जाने के लिए एक भी रोड नहीं है, क्योंकि पटना तो खुद पटना जाने की 0 रोड होंगे। कितने रोड होंगे? 0 रोड होंगे। अब बताइए, पटना से गया जाने के लिए तो कोई आदमी है, कोई पर्सन ऐसे सीधे भी जा सकता है, ऐसे घूम के भी जा सकता है और ऐसे भी घूम के जा सकता है। अब इसके अलावा भी ऐसे ऐसे जाएगा, लेकिन उतना ध्यान मत दीजिए। तो कितना? एक रास्ता, 2 रास्ता, 3 रास्ता, यानी कि पटना से गया जाने के लिए 3 रास्ते हो सकते हैं। अब देखिए, पटना से रांची जाने के लिए तो क्या होगा? ऐसे डायरेक्ट चला जाएगा। ठीक है, क्या होगा? जो डायरेक्ट चला जाएगा। अब आप सोचेंगे कि पटना से पहले गया आएगा, फिर गया से फिर रांची चला जाए, तो वो भी सही है, कोई बात नहीं। आप बस मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है ना। तो क्या कि डायरेक्ट पटना से रांची चला जाएगा, यानी कि कितने रास्ते हो गए? एक रास्ते हो गया। अब यहाँ देखिए, अब अगर गया से पटना जाना होगा तो कितने रास्ते हैं? एक रास्ते हैं, सॉरी 1 2 3 रास्ते हैं। फिर गया से ही और गया जाना हो, गया से ही गया जाना हो तो कितने रास्ते होंगे? तो चूंकि गया से गया जाने के लिए 0 रास्ते होंगे। अब अगर गया से रांची जाना हो, गया से रांची, तो कितने रास्ते? एक रास्ते। आ रही बात समझ में? उसी तरह अगर रांची से पटना जाना हो तो कितने रास्ते? तो एक रास्ता। अगर रांची से गया जाना हो तो कितने रास्ते? एक रास्ते। और अगर रांची से रांची ही जाना हो तो कितने रास्ते होंगे? 0 रास्ते। सही है। यानी कि आपको क्या मिला? यानी कोई भी नंबर जो था, हम लोगों ने उसको क्या कर दिया? टेबुलर फॉर्म में लिख कर एक रेक्टेंगुलर अरे लगा दिया, वो क्या बन गया? मैट्रिक्स बन गया। एक बात याद रखेंगे कि मैट्रिक्स में जो हम ये ब्रैकेट का यूज करते हैं, इस ब्रैकेट का कोई वैल्यू नहीं होता है, इसका कोई कुछ भी मान नहीं होता है, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ अच्छा लगने के लिए लिखा जाता है, सही है ना। कुछ लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं और कुछ लोग इसको इस ब्रैकेट के द्वारा भी इंडिकेट करते हैं, ठीक है ना। तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? ये अच्छा लगने के लिए लिखा जाता है, इसका कोई वैल्यू नहीं होता है। लेकिन डिटर्मिनेंट्स में इसकी वैल्यू होती है, यानी कि मैट्रिक्स में हम वैल्यू नहीं फाइंड करते हैं, ठीक है ना। एक मैट्रिक्स में वैल्यू नहीं होती है, लेकिन डिटर्मिनेंट्स की अपनी वैल्यू होती है, सही ना। तो ये रहा आपका मैट्रिक्स का एक एग्जाम्पल्स। अब यहाँ देखिए, डिफिनीशन क्या है, यानी कि मैं पहले हिंदी में बताता हूँ हिंदी वालों के लिए, फिर मैं इंग्लिश में उसको बताता हूँ, ठीक है ना। यानी वास्तविक संख्या, सम्मिश्र संख्या और फलनों के आयताकार क्रम विन्यास को, सही है। वास्तविक संख्या, सम्मिश्र संख्या, फलनों आदि के आयताकार क्रम विन्यास को मैट्रिक्स यानी कि आव्यूह कहते हैं। क्या कहते हैं? आव्यूह। फिर से, वास्तविक संख्या, सम्मिश्र संख्या, फलनों आदि के आयताकार विन्यास को आव्यूह कहते हैं, सही है ना। यानी कि अ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ रियल नंबर,
complex number and function etc. is called matrix. is called matrix. क्लियर? मैट्रिक्स का जो प्लूरल फॉर्म होता है उसको हम लोग बोलते हैं मैट्रिसेज. क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स. मैट्रिसेज, सही ना? और ऐसे क्या होता है मैट्रिक्स? ये लिखते हैं मैट्रिक्स. कोई दिक्कत? अब हम लोग देखेंगे इसके बाद मैट्रिक्स की रो एंड कॉलम, सही ना? चलिए, सॉरी, उसके पहले हम लोग देखते हैं मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. तो यहाँ देखिए, मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, किसी भी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल लेटर का यूज करते हैं, लेकिन उसके एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए स्मॉल लेटर का यूज करते हैं. जैसे सपोज कि ए एक मैट्रिक्स है, तो ये देखिए यहाँ पे क्या होगा? ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी, यहाँ पे ई, यहाँ पे एफ, यहाँ पे जी, सही ना? याद रखेंगे कि मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर्स से और उसके एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि नोटेशन ऑफ मैट्रिक्स. इसको क्या बोलते हैं लोग? नोटेशन ऑफ अ मैट्रिक्स. हिंदी में अभिहु का निरूपण, अभिहु का संकेत या निरूपण, सही है? तो कैसे? अभिहु को कैपिटल लेटर से, उसके एलिमेंट को स्मॉल लेटर से. क्लियर? अब हम लोग देखते हैं रो एंड कॉलम क्या है. यहाँ देखिए, अगर मैं आपसे बोल, जैसे आप लोग बुक पढ़ते हैं ना, तो हम लोग बुक कैसे पढ़ते? देखिए यहाँ पे अगर ऐसे लिखा होगा, राम एक बहुत अच्छा लड़का है, वह रोज स्कूल पढ़ने जाता है, वह अपना कार्य समय पर करता है. सी ना? हम कैसे पढ़ते हैं? ऐसे ही पढ़ते हैं, राम एक बहुत अच्छा लड़का है, वह रोज स्कूल पढ़ने जाता है, वह अपना कार्य समय पर करता है. कि ऐसे हम लोग पढ़ते हैं, राम वह एक रोज अपना बहुत स्कूल कार्य पढ़ने लड़का जाता है. ऐसे नहीं पढ़ते ना? यानी कि हम लोग पढ़ते हैं राम एक बहुत अच्छा लड़का है ना? यानी कि जैसे हम लोग बुक पढ़ते हैं तो उस बुक के ऑर्डर में जो भी मतलब होगा आपका ये एलिमेंट्स, वो सारे के सारे कहलाएंगे आपके रोज. क्या कहलाएंगे? रोज. यानी कि ये सब के सब क्या है? रो है. सही है? इसके बाद क्या आता है? कॉलम. क्या आता है? कॉलम. यानी कि कॉलम में जो समझ सकते हैं इसको, यानी कि जो क्या हो, पिलर की तरह हो. तो पिलर कैसा होता है? परपेंडिकुलर ऐसे खड़ा होता है. क्या होता है? पिलर जो होता है परपेंडिकुलर खड़ा होता है. यानी यहाँ देखिए, ये खड़ा है ना, फिर 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 ये खड़ा है ना. यानी कि जो हॉरिजेंटली होगी, जो हॉरिजेंटल होगी उसे हम बोलते हैं रो, और जो आपका वर्टिकल होगा वो बोला जाएगा आपका क्या? कॉलम. सही ना? यानी कि क्षैतिज कतारों को, हिंदी में क्षैतिज कतारों को हम बोलते हैं पंक्ति, और उदग्र कतारों को हम बोलते हैं स्तंभ. सही है? यहां देखिए, अब हम देते हैं इसका पंक्ति. पंक्ति मीन्स रो. पंक्ति मीन्स रो. तो ये हो गया हमारा पंक्ति. इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रो. यानी कि आबिहू के क्षैतिज कतारों को, किसको? क्षैतिज कतारों को पंक्ति कहते हैं. सही ना? यानी कि जो हॉरिजेंटल होगा, यानी कि ए बी सी डी ई एफ जी, यानी कि जो ऐसे हॉरिजेंटल लाइंस है, इस हॉरिजेंटल लाइन को हम क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग बोलते हैं रो. क्या बोलते हैं? रो. इसका क्या होता है? नोटेशन होता है इसका, यानी कि संकेत होता है. नोटेशन मीन्स संकेत. देखिए, इसे स्मॉल एम और एलिमेंट के जब रूप में रहेगा तो इसे आई द्वारा इंडिकेट करते हैं. किसके द्वारा? आई के द्वारा.
ठीक है। जब हमें ऑर्डर के फॉर्म में लिखना होगा, मैं ऑर्डर समझाऊंगा इसके बाद ऑर्डर क्या है, ठीक है, इससे घबराएंगे नहीं। जब ऑर्डर के रूप में इसको लिखना होगा, ऑर्डर के फॉर्म में, तो वहां पे हम इसको इसके लिए एम यूज करते हैं। लेकिन जब हमें एलिमेंट के रूप में लिखना होता है तो हम उसके लिए आई यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? आई। सही है। इसके बाद आता है आपका स्तंभ। क्या आता है? स्तंभ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉलम। क्या बोलते हैं? कॉलम। सही है। अब यहां देखिए, यानी कि आपके मैट्रिक्स के उदग्र कतारों को, उदग्र मतलब जो कि परपेंडिकुलर, देखिए यहाँ पे 1 2 3, यानी कि मैट्रिक्स के उदग्र कतारों को, यानी कि वर्टिकल लाइंस को हम बोलते हैं स्तंभ। क्या बोलते हैं? स्तंभ। यानी कि अभिहु, अभिहु मीन्स मैट्रिक्स, अभिहु मीन्स मैट्रिक्स के उदग्र कतारों को स्तंभ कहते हैं, स्तंभ कहते हैं। ठीक ना। यानी कि जो आपका वर्टिकल लाइन होगा, जो आपका वर्टिकल लाइन होगा, उसे हम क्या बोलेंगे? कॉलम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कॉलम बोलेंगे। सही ना। यानी देखिए ए बी ई, बी सी एफ और सी डी जी, ये सभी के सभी एक कॉलम है। सभी सभी क्या है? कॉलम है। ये एक कॉलम, ये दो कॉलम, ये तीन कॉलम, इसमें 3 कॉलम्स है। सही ना। इसका नोटेशन क्या होता है? तो इसका नोटेशन जो होता है वो होता है आपका एन। जब 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 ऑर्डर के फॉर्म में लिखना होगा, ऑर्डर मीन्स कोटि, जब कोटि के फॉर्म में लिखना होगा तो एन यूज करेंगे, लेकिन जब एलिमेंट के फॉर्म में लिखना होगा तो जे का यूज करेंगे। सही है। यहाँ तो कोई दिक्कत, यानी कि समझ गए आप? यानी कि किसी भी मैट्रिक्स का जो आपका हॉरिजॉन्टल लाइंस है वो सभी के सभी क्या है? आपके रो है, और जो उसका ये वर्टिकल लाइंस है वो सभी के सभी उसके कॉलम है। सही है। समझिए, जो आपके हॉरिजॉन्टल लाइन है, क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन है, वो आपके रो है, और जो आपका वर्टिकल लाइंस है वो सभी के सभी आपके कॉलम है। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। सही ना। यानी कि इसमें कितने रो हैं देख लीजिए, ये 1 लाइन, ये 2 लाइन और ये 3 लाइन, यानी कि 3 रो है। इसमें कितने रो हैं? 3। कॉलम कितने काउंट करिए, देखिए यहाँ पे 1 पिलर, 2 पिलर, 3 पिलर, तो 3 पिलर हुआ, इसका मतलब कि 3 कॉलम हो गए। कितने हो गए? 3 कॉलम। सही ना। देख लीजिए, 1 परपेंडिकुलर लाइन, 2 परपेंडिकुलर, 3 परपेंडिकुलर, यानी कि 1 वर्टिकल, 2 वर्टिकल, 3 वर्टिकल, यानी 3 वर्टिकल तो 3 कॉलम होंगे। 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, यानी कि 3 रो होंगे। सही है। चलिए अब हम देखते हैं ऑर्डर। क्या देखते हैं? ऑर्डर। चलिए नोट कर लीजिए। सही है। ओके, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। अब ये देखिए ऑर्डर क्या है। सही है। यानी कि किसी भी मैट्रिक्स में कितने रो हैं और कितने कॉलम हैं, इसको रिप्रेजेंट करने वाला जो नंबर होगा वही कहलाएगा उसका ऑर्डर। सही है। किसी मैट्रिक्स में कितने रो हैं और कितने कॉलम है, इसको रिप्रेजेंट करने वाला जो आपका नंबर होगा उसे हम क्या बोलेंगे? ऑर्डर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऑर्डर। देखिए यहाँ पे इसी में बताइए, इसमें कितने रो हैं? 1 2 3 रो है ना, तो यानी कि 3 बाई, इसको बाई पढ़ते हैं या इंटू पढ़ते हैं? 1 2 3 कॉलम है ना, तो 3, यानी कि ये 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। कितने का? 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ऐसे एक और एग्जांपल देखिए, 1 2 3 4 5 2। इसमें देखिए एक बात हमेशा याद रखिएगा, सबसे पहले हम लिखते हैं रो बाई कॉलम। सबसे पहले रो होगा, ये बात याद रखिए, कभी भी पहले कॉलम नहीं होगा। जब होगा तो सबसे पहले रो होगा। जैसे रो काउंट करिए, 1 रो 2 रो, यानी कि 2, और 1 2 3, यानी कि 3 कॉलम हो गया। 2/3 इसकी ऑर्डर होगी। समझ में आ रहा है ना। यानी कि m मीन्स रो इंटू n का जो फॉर्म है, यही यहाँ पे क्या है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है। क्या है ये? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है। सही है। तो अगर आप मेरा वीडियो देखें तो आप मुझे कमेंट करें कि इसका ऑर्डर कितना होगा। सही है। 3 5 4 2 3 7
4 8 9। ठीक है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, सही है ना। चलिए, तो आप समझ गए ऑर्डर क्या है, यानी कि किसी भी मैट्रिक्स में कितने रो हैं और कितने कॉलम है, इसको रिप्रेजेंट करना जो नंबर है वही क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है। ये क्या बताता है, ये बताता है कि इसमें कितने एलिमेंट है। यहाँ देखिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 3 या 6, 6 हुआ ना, गिनिए 1 2 3 4 5 6, यानी कि इसमें 6 एंट्रीज होंगी। कितने, 6 एंट्रीज होंगी। एंट्रीज मीन्स अवयव, इसमें 6 अवयव होंगे। यहाँ देख लीजिए 3 है ना, 3 3 के 9, गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि इसमें 9 एंट्रीज यानी कि 9 अवयव है, सही है ना। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। क्या टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। देखिए, जो सबसे पहला टाइप्स होता है मैट्रिक्स का वो होता है वर्ग आव्यूह। क्या होता है, वर्ग आव्यूह, वर्ग आव्यूह, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, सही है। देखिए पूरा का पूरा जो डिफिनीशन है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स, आपका हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स, जो भी मैट्रिक्स है, पूरे डिफिनीशन सिर्फ मतलब एक ही चीज पे डिपेंड करता है, उसके रो और कॉलम पे। ठीक है, अब मुझे बताइए स्क्वायर कैसे बनता है, इधर यहाँ बोल जाइए स्क्वायर किसे बोलते हैं। ठीक है, यानी कि जिसमें लेंथ और ब्रेथ इक्वल हो। तो इसमें लेंथ और ब्रेथ तो नहीं होता है, इसमें होता है क्या, रो एंड कॉलम होता है। तो यानी कि इसको दोनों को रिलेट करिए, यानी कि ज्योमेट्री में क्या होता है स्क्वायर, ज्योमेट्री में जो स्क्वायर होता है वो जनरली लेंथ और ब्रेथ इक्वल होने पर हम लोग स्क्वायर बोलते हैं। यही है ना लॉजिक। तो यहाँ पे तो हमारे पास लेंथ और ब्रेथ नहीं है, यहाँ पे हमारे पास रो एंड कॉलम है। तो जिस मैट्रिक्स के रो और कॉलम दोनों के दोनों इक्वल हो जाएंगे, समझिए इस चीज को, जिस मैट्रिक्स के रो और कॉलम दोनों के दोनों इक्वल होंगे वो कहलाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर समझ में, देख रहा ना, डिफिनीशन को ऐड करो, रिलेट करो, तभी समझ में आएगा। स्क्वायर मीन्स क्या होता है, जिसका लेंथ और ब्रेथ इक्वल हो। तो हमारे पास मैट्रिक्स में लेंथ ब्रेथ की बात नहीं होती है, मैट्रिक्स में बस दो ही चीजें होती है, रो एंड कॉलम, रो एंड कॉलम, रो एंड कॉलम। तो जिसके रो एंड कॉलम दोनों के दोनों इक्वल हो जाए उसे हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि जिस मैट्रिक्स का रो और कॉलम इक्वल हो, है ना। हिंदी वाला ध्यान देंगे, जिस मैट्रिक्स का पंक्ति एवं स्तंभ बराबर हो, ठीक है ना। पंक्ति का संकेत m और स्तंभ का n, यानी कि m इक्वल n के फॉर्म में होगा तो क्या कहलाएगा, वर्ग आव्यूह। क्या कहलाएगा, वर्ग आव्यूह। इंग्लिश वाला ध्यान देंगे, है ना। इफ रो एंड columns are equal that is known as square matrix, square matrix, सही ना। यानी कि m इक्वल n क्या कहलाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। समझ में आ गई, यानी कि जिसमें रो और कॉलम क्या होगा, इक्वल होगा, उसे क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। इन्हीं के एग्जांपल देख लीजिए। ए मैंने बताया था ना कि नोटेशन क्या होता है मैट्रिक्स का, कैपिटल लेटर होता है, 2 4 1 5। देखिए तो इसमें कितने रो हैं, 1 2 रो, कितने कॉलम, 1 2, यानी कि ये कितना होगा 2/2, सही है। एक और देख लीजिए, 3 5 7 4 5 2 8 9 7, काउंट करिए, 1 2 3, यानी 3 रो 3, कितने कॉलम, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, यानी कि 3/3। समझ में आ गया, यानी कि ये रहा आपका स्क्वायर मैट्रिक्स, सही है। इसके बाद आपका क्या है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है, ये वर्टिकल मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स है, आपका इसके अलावा बहुत सारे मैट्रिक्स हैं।
ठीक है, हम लोग बारी बारी से सबको डिफाइन करेंगे। चलिए, इसके बाद हम देखते हैं क्षैतिज अवयव यानी कि हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। क्षैतिज अवयव यानी हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। सही है। देखिए, इसमें क्या होता है कि इस मैट्रिक्स में आपके रो के नंबर क्या होते हैं, वो होते हैं आपके कम और कॉलम का नंबर अधिक होता है। यानी कि रो को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, m से। तो m का नंबर कम होगा और n का नंबर ज्यादा होगा। यानी कि पंक्तियों की संख्या कम होगी और स्तंभों की संख्या ज्यादा होगी। सही ना। यानी कि जिस मैट्रिक्स में पंक्ति की संख्या कम हो और स्तंभ की संख्या ज्यादा हो, यानी कि जिस मैट्रिक्स में रो के नंबर कम हो और कॉलम के नंबर ज्यादा हो, उसको हम लोग बोलते हैं क्षैतिज अवयव यानी कि हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। इंग्लिश वाले ध्यान से देखेंगे कि जिस मैट्रिक्स में आपके नंबर ऑफ रोज वो कम हो नंबर ऑफ कॉलम से, यानी कि रो की संख्या कम होनी चाहिए और कॉलम की संख्या अधिक होनी चाहिए। सही है। देखिए यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल, जैसे 1 2 3 2 5 7। देखिए इसमें कितने रो हैं, 1 2 2 बाई कितने कॉलम, 1 2 3 कॉलम। सही है ना। यानी कि 2 बाई 3। देखिए तो यहाँ पे रो की संख्या कम है ना और कॉलम की संख्या ज़्यादा है ना, तो यह एक क्या है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है। क्या है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है। इसके बाद आपका आता है वर्टिकल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है ना। ये सब हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं लाइव क्लास स्टार्ट करूं तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप ईगर होंगे, अगर आप एक्साइटेड होंगे तो मैं लाइव क्लास ज़रूर शुरू करूंगा। लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है कि कम से कम इस वीडियो पे आपके 10 कमेंट्स आने चाहिए कि मैं लाइव क्लास स्टार्ट करूं। ठीक है। धन्यवाद।